बात कही। उन्होंने कहा पीड़ित परिवारों को न्याय मिलकर रहेगा, दोषियों को कठोरतम जवाब यहां पर दिया जाएगा। और कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे थे जो यहां आतंकवादियों को आप देखिए पच नहीं रहे थे। बताते चलें कि आतंकी हमले के बाद पूरे देश का एक स्वर है और पूरा देश एक बोली यहां पर बोल रहा है कि दो टूक जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए। और पूरे विश्व ने संवेदना भी प्रकट की है। और पहलगाम हमले से देश में लोगों का आप देखिए किस तरह से गुस्सा फूट रहा है। पीड़ित परिजनों को न्याय जरूर मिलकर रहेगा। कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेज अच्छे से चल रहे थे, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आ गई थी और लोकतंत्र मजबूत हुआ था। यही यहां पर आतंकियों को पच नहीं रहा था। बड़ी अपडेट दिखाते चले जहां पर आप देखिए युवाओं के लिए नए अवसर तैयार किए गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आ रहा था। जैसे मद्देनजर रखते हुए आप देखिए आतंकियों के अंदर बौखलाहट किस तरह से देखने को मिली। और ये भी बताते चलें कि न्याय का भरोसा दिलाया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से और इस हमले के दोषियों को, साजिश रचने वालों को कठोर जवाब दिया जाएगा, यानी कि कड़ा मुकाबला उनके साथ किया जाएगा और नेस्तनाबूत उन्हें यहां पर किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ग्लोबल स्पेस पावर बनने की भी बात कह दी। उन्होंने कहा कि 104 सैटेलाइट्स का लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया गया है। हम चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश बन गए हैं। तो यहां मैं पीड़ित परिवारों को विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें न्याय मिलेगा और दोषियों को कठोर सजा यहां पर मिलेगी। और सबसे बड़ी बात आपको बताते चले कि पीएम की तरफ से एक बड़ी बात जरूर कही गई थी कि दोषी जो हैं उन्हें वो सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की है, क्योंकि जिसने देश की तरफ आंख उठाकर देखा है उसे पूरी तरह से खाक किया जाएगा। और देश की जनता भी आग बबूला हुई है और वो अपनी बात सामने रख रही है। लेकिन एक दिलासा यहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है कि जरूर न्याय होगा और जो पीड़ित परिवार हैं वो बिल्कुल आप देखिए फिक्र ना करें, उनके साथ जो हुआ है उसका बदला जरूर लिया जाएगा। इस तरह से तमाम बातें यहां पर कही गई। और साथ ही साथ बताते चले कि मन की बात का 121वां एपिसोड आज चल रहा था, जिस दौरान प्रधानमंत्री ने ये पूरी बातें सामने रखी। उन्होंने कहा न्याय मिलकर रहेगा, कठोर दंड यहां पर दिया जाएगा। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ कर्नल सतीश मगोत्रा है, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान है, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। दिनेश मल्होत्रा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत तीनों का जुड़ने के लिए। तो फिलहाल सबसे पहले तो मैं मगोत्रा जी आप ही के पास आऊंगी। एक बड़ी बात कह दी गई प्रधानमंत्री की तरफ से कि न्याय होगा और कठोर कार्रवाई होगी। जी नमस्कार। पहले तो मेरे पैनलिस्ट को भी और इसमें कोई शक नहीं है कि जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और ये आज नहीं, उन्होंने पहले दिन ये कह दिया था और तमाम चीजों में बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो भी पीड़ित परिवार हैं उनसे पूरा हमारा सहयोग है और उनको पूरी तरह से जो है वो न्याय जो है वो मिलेगा। और कब है ये कहानी वो आप जानते ही हैं कि इसके लिए वक्त चाहिए, टाइम चाहिए, हमको अपना डिसाइड करना है। आर्मी को जो भी है, पहले ही कुछ कार्रवाई जो उन्होंने शुरू कर दी है वो आपने देख ही ली है कि तमाम जो पाकिस्तान के यहाँ पर बशिंदे हैं उनको वापस किया जा रहा है। कॉन्सुलेट से भी हमारे आर्मी जो है उनको निकाला जा रहा है और उनको कम किया जा रहा है, स्ट्रेंथ कम की जा रही है। और सबसे बड़ा जो चारों तरफ हाहाकार बचा हुआ है वो है कि जो उनका पानी ब्लॉक करना जो हमने अभी रोक दिया है, और ये अपने आप में एक बड़ा भारी कदम है। आपको कल भी इसी मंच पर हम डिस्कस कर रहे थे, वो यही था कि राजनीतिक, मिलिटरी और इनसाइड, कल भी इस पे था और आज भी मैं इस पे जोर दूंगा कि हमारे को जो सबसे बड़ी कार्य करने वाली बात है वो ये है कि हमको इनसाइड जो हमारे लोग हैं उनको हम लोग को किसी भी तरीके से छान कर बाहर निकालना ही पड़ेगा, तभी वहां पर। ब्रिगेडियर धीमान वो कह रहे हैं कि जो अंदर यहाँ पर लोग हैं उन्हें छान कर बाहर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जितने भी ओवर ग्राउंड वर्कर्स जो हैं या जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लास्ट ईयर मिलिटेंट्स ने चलाई थी कि फ्रॉम पीपल फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर जिनके शायद कोई मैरिजेस हुई हैं या उनके रिलेशन अक्रॉस हैं, उनको यहाँ लाके पॉपुलेशन में मर्ज कर दिया जाए। और उनको एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप पूरे एरिया की पूरी रेकी करिए, सब कुछ जानिए, पैटर्न जानिए, सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ है और चुप रहिए। और जब हम आपको बोलेंगे जब हमारा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट टेररिस्ट की आएगी
वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो आपने उनकी पूरी मदद करनी है। तो वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये लोग जो है वो हो सकता है कोई अक्रॉस द बॉर्डर, जैसे मैंने बोला, उनके रिलेशन वो हो सकते हैं, या इवन लोकल भी हो सकते हैं जो शायद रेडिकलाइजेशन की वजह से उनका साथ दे रहे हैं, या इकोनॉमिक गेन्स के कुछ पैसे दे दिए तो इसलिए कर लिए। और यहाँ पे सिंपल एंड प्लेन टेरर बाय द टेररिस्ट। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं मैं कि यहाँ पे जब टेररिस्ट आते हैं, किसी के घर में घुसते हैं और उनका आधार कार्ड मांगते हैं, उन्हीं का सिम ले करके, उसका सिम का यूज करके ये आधार कार्ड को अपने वापस पीछे अपने अकाउंट के पास भेज देते हैं, और इनको बोलते हैं कि अगर हमारे जाने के बाद आपने किसी सिक्योरिटी फोर्सेस को या किसी को हमारी इंफॉर्मेशन दी, तो हमने आपका आधार कार्ड भेजा हुआ है, जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी टेररिस्ट की वो पहले आपको मारेगी। तो इस किस्म की जो हथकंडे अपना करके वो किसी को भी सॉर्ट ऑफ सबवर्ट कर लेते हैं। अब उसके लिए सिर्फ जरूरी ये है कि गवर्नमेंट की कोई मशीनरी बने, कोई विलेज डिफेंस गार्ड्स बने, या चौकीदार लंबरदार जैसी जो हमारी पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको स्ट्रेंथन किया जाए, कोई ऐप बनाई जाए, कोई तरीका बनाया जाए कि लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो कह रहे हैं कि विलेज डिफेंस गार्ड्स को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, और आगे कंपनीज जो है वो होनी चाहिए, आगे इस तरह के ग्रुप्स बनने चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से राजनीति करने की कोशिश हो रही थी कि चूक हो गई, क्या इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, इस तरह की बयानबाजी कितनी जायज है इस समय पर? देखिए आशा जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ब्रिगेडियर दीवान, एक सेकंड। मेरे जो दो को पैनलिस्ट हैं, मेरी तरफ से दोनों को नमस्कार। अभी एक मतलब स्थिति ऐसी बन गई है पहलगाम में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद जो अभी सरकार इनिशिएटिव ले रही है, सबको इसको वेलकम करना चाहिए, और ये मतलब इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब सरकार को अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगी कि बार बार ये ऐसे इंसिडेंट क्यों होते हैं। जो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के इंचार्ज हैं उनके ऊपर भी रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए, डिफेंस फोर्सेस के ऊपर भी रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी अकाउंटेबल बनाना चाहिए, बीएसएफ को भी अकाउंटेबल बनाना चाहिए। क्योंकि टेररिस्ट क्यों आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट क्यों कर रहे हैं। जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री जी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। जब प्रधानमंत्री ने अपना टूर शॉर्ट करके जब वो वापस आए तो उन्होंने पाकिस्तानी स्पेस को अवॉइड किया, तो क्लियर इंडिकेशन था कि अब वो कोई कड़े एक्शन लेने वाले हैं। उसके बाद जो पटना बिहार में उनकी जो रैली हुई, उन्होंने 1-1.5 मिनट अंग्रेजी में बोले, डेलिबरेटली इंग्लिश में बोले, बिहार में बोले, हिंदी हार्टलैंड में वो अंग्रेजी में बोले। वो पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब भारत ये सहन नहीं करेगा। पर ठीक है, प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं उसके बाद अब मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया कि अब सबको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। जिसकी अकाउंटेबिलिटी है, सिक्योरिटी में कहाँ चूक हुई, पहलगाम में टेररिस्ट कैसे पहुंचे, वहां जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे वो क्यों एक्शन नहीं ले पाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। ये सरकार को सब कुछ करना पड़ेगा। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, दूसरे जो इंटरनल जो हमारे दुश्मन है, OGWs है, उनको भी अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, उनके खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। और एक नैरेटिव इस समय चल पड़ा है कश्मीर में। आज आप देख रहे हैं कि सरकार ने जब से एक्शन लेना शुरू किया, अब सभी पॉलिटिकल पार्टी जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने एक नैरेटिव चलाया कि ये कश्मीरियों को एक पनिश करने की साजिश है। अब जब सरकार एक्शन ले रही है तो इस नैरेटिव को भी सरकार को काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि सभी कश्मीर की सभी पॉलिटिकल पार्टीज सेम पेज पे आ गई हैं कि सरकार सारे कश्मीरियों को पनिश कर रही है उस एक्शन के बाद। मगोत्रा जी, वो कह रहे हैं कि इस नैरेटिव को खत्म करने की जरूरत है जिसमें कहा जा रहा है कि ये साजिश की जा रही है। आशा जी, पहली बात तो जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि अकाउंटेबिलिटी, एवरीबॉडी इज अकाउंटेबल। ऐसी बात नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हाँ, आप देखिए कि बॉर्डर पे आपने देखा ही है, बॉर्डर हमारे पोरस नहीं है। हमने सील का मतलब ये नहीं होता कि आपने लिफाफा बंद कर दिया और बाहर नहीं, हवा नहीं आ सकती। हमारे बॉर्डर जो है, इनका टेरेन ऐसा है कि किसी जगह से भी आप जो है वो वहां पर उनको वहां से आप एस्केप करके अंदर आ सकते हैं। अब चीज ये है कि कई बार जो एनकाउंटर हो जाते हैं हमारी पेट्रोलों के साथ जो बॉर्डर पर हैं, उनके साथ हम वहां पर उनको न्यूट्रलाइज कर देती है आर्मी। बट कई बार क्या होता है कि कुछ ग्रुप जो है कई जगह से निकल कर कई जगह एस्केप हो जाते हैं, जो टाइमिंग पे गड़बड़ हो गई या कुछ ऐसा हो गया, तो वो जो एस्केप कर जाते हैं वो नंबर 2 फिल्टर में आ जाते हैं। नंबर 2 फिल्टर जो है हमारी जो
बैकवर्ड पीछे जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बैठी हैं, जैसे मान लीजिए रजौरी से कोई बॉर्डर से क्रॉस करके आ गया तो वो सबसे पहले रजौरी में हिट करेगा। रजौरी के बाद वो 40, 50, 100, 150 किलोमीटर आकर कहीं जम्मू या इस तरफ आएगा। तो वो जो 30-40 किलोमीटर है उसमें हमारी जो अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम नहीं है, खास स्पेशली इन कश्मीर। कश्मीर के अंदर आप देखिए, आप आज जो हिस्ट्रियां वहां पर निकल के आ रही हैं बहुत हैरान करने वाली हैं। खासकर जो पीड़ित हुए हैं लोग, उनके अभी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, मेरे बाप देखिए, मैं उसी पर आ रही थी मल्होत्रा जी। कई लोग कह रहे हैं कि घोड़े वालों ने साथ दे दिया, महिला कह रही है कि नहीं दिया गया, जानबूझकर प्री प्लान किया गया था, वहां पर पहुंचाने तक के लिए पूरी कोशिश की गई, इस तरह से बातचीत हुई। अब जौनपुर की मैं महिला की बात कर रही हूँ, एकता, जो अपनी बयानबाजी कर रही है, वो हर चैनल पर बैठ रही है और अपना बेबाकी से अपनी बात को रख रही हैं। वो कह रही हैं कि ऐसा मदद वाला कुछ नजर नहीं आ रहा था वहां पर। देखिए आशा जी, पहली बात तो हम ये कह रहे हैं कि आपको मान ये परसों भी हमने यही कहा था कि इतना टूरिस्ट स्पॉट है और हमारी वहां पर एजेंसीज का कोई आदमी है ही नहीं, ना पुलिस का कोई नाका है, ना कोई है। भाई ये कैसे हो सकता है? इनफैक्ट आई वुड से कि हमारे प्लेन क्रूज में हमारी इंटेलिजेंस वाले आदमी जो हैं वो उस चारों तरफ उधर घूमना चाहिए कि क्यों नहीं वहां पर हैं। और आपको पता है कि ये टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पर 5 से 10 हजार आदमी का हजूम होगा, एंड वी शुड हैव नाका देयर और चेकिंग। मैंने आपको पहले भी कहा, हमारा हवाई जहाज पे अब ये बेल्ट भी उतार लेते हैं और वहां पर हथियार, अभी आप डिफरेंट चीजें आ रही हैं, हथियार कैसे गए, कपड़े कैसे गए, पहुंचे कैसे लड़के। अब उन्होंने टारगेट बिल्कुल ठीक चुना कि भाई ऐसा जगह पे इनको करो जहां पर कि आसानी से आधा घंटा कम से कम लगेगा कि कोई ब्रिगेडियर दीवान, एक बड़ा सवाल जो है वो बार बार गर्द कर रहा था, एक बड़ा सवाल ये था कि होटल के अंदर जब छानबीन होती है, आधार कार्ड या आई कार्ड आपका रख लिया जाता है वहां पर, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो होटल के अंदर जब लोग पहुंचते हैं फिर ट्रैवल एजेंसी का भी इस्तेमाल होता है, फिर आगे जाकर घुड़सवारों की भी मदद ली जाती है और उसके बाद चढ़ाई चढ़कर आप ऊपर पहुंचते हैं। तो इतना लंबा सफ़र आप तय करते हैं और उससे भी बड़ी बात ये आ रही है कि जो टूरिस्ट स्पॉट था वहाँ पर सबसे पहले अगर इत्तला किया गया होता तो सिक्योरिटी होती, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई होती। इत्तला नहीं किया गया था क्या, ये बड़ा सवाल था, और अगर किया गया था तो फिर वहां पर इस तरह से घटना कैसे हो गई, ये तमाम सवाल थे। देखिए मैं आपको थोड़ा एक सेकंड मल्होत्रा जी ब्रिगेडियर, ये टूरिस्ट स्पॉट था और यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे उन्होंने फैसिलिटीज एस्टैब्लिश की थी खाने पीने रहने की, प्लस वहां पे 35 रुपए की टिकट लगती थी। इसका मतलब गवर्नमेंट मशीनरी वहां थी और अगर इस किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से एक किस्म का सेटअप था तो वहां पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं थी? और पुलिस की डिप्लॉयमेंट करनी थी एसएसपी अनंतनाग ने। और अगर आपको ध्यान हो, इस इंसिडेंट के 7 दिन पहले मास ट्रांसफर हुई थी पुलिस ऑफिसर की, जिसमें एसएसपी अनंतनाग भी थे। शायद उनको इस जगह के लिए काबिल नहीं समझा गया, दैट्स व्हाई ही ट्रांसफर्ड। और जो नए आए हैं वहां पे, शायद उनके पास इतना समय नहीं था कि वो इस चीज को सोचते। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे ये कहीं पे 100% एक चूक है और एक बड़ा जबरदस्त एक फ्लॉ है उनका। अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग वहां हैं तो पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग भी होने चाहिए थे, किसी ने उसकी असेसमेंट करनी थी। दूसरी, जो पहलगाम की जो सिक्योरिटी के बारे में जो मैं आपको बता दूं, इवन आपके चैनल पे कुछ लोग भी बोलते हैं कि जब पहलगाम के अंदर आप एंटर कर रहे हैं तो आपकी गाड़ियां चेक की जा रही हैं, आपकी फ्रिस्किंग हो रही है, जब आप होटल में पहुंचते हैं तो आपके कार्ड चेक किए जा रहे हैं वगैरह वगैरह। परंतु जब पहलगाम का जो पीछे वाला इलाका है, जहाँ पे आड़ू वाला इलाका है या इवन ये बैतरन का इलाका है जो पिछले तराल फॉरेस्ट की तरफ लगता है, उस तरफ कोई सिक्योरिटी नहीं है, उस तरफ कोई पुलिस डिप्लॉयमेंट नहीं है, कोई पुलिस चौकी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मेजर लैप्स है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन, एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनंतनाग हैज टू आंसर फॉर इट। दिनेश जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से पीएम ने भी कहा कि जो पिछले दिनों घटनाएं घट गई कश्मीर के अंदर, शांति का माहौल था, ज़्यादातर वोटिंग भी हुई, लोग अपने घरों से बाहर निकले, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिया। आज स्कूल नहीं जल रहे हैं, स्कूल खुले हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं, युवाओं के लिए आगे बढ़ने का, रोजगार की और भी तमाम तरह के अवसर जो है वो पैदा किए गए थे, जो आतंकियों को रास नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई।
आवाज नहीं आ रही है दिनेश जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ कि जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 35A को एब्रोगेट किया गया और 370 को मतलब किया गया, उसको थोड़ा सा उसमें रिफॉर्म किया गया, आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स हुआ, तो उसके बाद जो भी हमारे एंटी इंडिया फोर्सेस है वो फ्रस्ट्रेटेड तो थी। उनको लगता था कि कश्मीरी अवाम को सड़कों पे आना चाहिए, लेकिन कश्मीरी अवाम बाहर नहीं आया। उसके बाद अगर 2019 के बाद देखें, अब 2025 है, 6 साल में सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई है। तो फ्रस्ट्रेट वो लोग थे, तो किसी ऐसे सॉफ्ट टारगेट की तलाश में थे, और सॉफ्ट टारगेट उनको कुछ लोकल लोगों की सपोर्ट के साथ उन्होंने ऐसा टारगेट चुना, जैसे ब्रिगेडियर धीमान कह रहे हैं कि ऐसा टारगेट उन्होंने चुना कि जहाँ पे फोर्सेस को पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगता। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अब जो हो गया, अब उस पर ज्यादा डिस्कशन करने से अच्छा है कि अब आगे हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए। सबसे पहले मुझे लगता है कि जो टेरर इकोसिस्टम है उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा। ये सिर्फ टेररिस्ट या OGWs नहीं है, इसमें जो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जैसे आज जो एक कैंपेन शुरू हो गई है पूरे कश्मीर वैली में कि जो कल से परसों से क्रैकडाउन शुरू हुआ, उसको क्रैकडाउन को एक तरह से उसके खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गया। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार का एक्शन नहीं लेगी, तो जब भी हम टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेंगे, ये टेररिस्ट इकोसिस्टम एक्टिव हो जाएगा, और जो एक्शन सरकार ने लेना है उसको सरकार को डिफेंसिव होना पड़ेगा। इसलिए अब ये मौका है सरकार के पास कि सरकार ऑफेंसिव होकर एक तरफ टेररिस्ट के जो पैट्रोनाइजर हैं, जो सीमा पार बैठे, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और जो दूसरे सिविल सोसाइटी, सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी है, जो एक इकोसिस्टम चलाते हैं, जो कैंपेन चलाते हैं, जो एक नैरेटिव बनाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब ये बहुत ब्रिगेडियर धीमान वो कह रहे हैं जो लोग नैरेटिव बनाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि उन्होंने कम से कम इस इंसिडेंट के बाद पहले इनिशियली 1500 लोगों को गिरफ्तार किया पूछताछ के लिए, और फाइनली 175 लोगों को डिटेन किया गया, जिसमें से हमको क्लू मिले। हमारे पास चारों टेररिस्ट की डिटेल्स आ गई, उनकी शिनाख्त हो गई, उनके बारे में पता लग गया 2 टेररिस्ट इंडियन थे, एक फ्रॉम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और एक शायद शोपियां डिस्ट्रिक्ट का था, और 2 फॉरेनर्स थे। अब इतना पता लगने के बाद उनकी धरपकड़ के लिए उसका लिए जरूरी है। अब यहाँ पे अगर आप एक टेरर इकोसिस्टम जो फोर्सेस इनमिकल टू इंडियन इंटरेस्ट विद इन द इंडियन टेरिटरी, अगर वो बोलेंगे भाई 1500 लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया, तो इसलिए उनके अगेंस्ट भी होना चाहिए, उनको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये कैंपेन चलाने वाले जो जिसको ह्यूमन राइट्स के नाम से या फ्री स्पीच के नाम से या फ्रीडम ऑफ एक्शन के नाम से जो बोल रहे हैं, ये उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और इसमें लेट मी अश्योर यू, इसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जब जरा सी बात होगी, वो जब उसको पकड़ा जाएगा तो अगले 24 घंटे में जुडिशरी के सामने छूट के बाहर आ जाएंगे। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना काम करने का पूरा मौका नहीं मिलेगा, तो विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, विच इज नॉट रियली चाहिए। अगर आपको टेररिस्ट हटाना है, OGWs को एलिमिनेट करना है, तो ऐसे लोगों को भी ख्याल में रखना है जो ह्यूमन राइट्स के नाम से या अपने आप को थोड़ा बड़ा बताने के लिए इसमें इम्पेडिमेंट बनते हैं। शायद उसके लिए शायद आपको कोई कानून बनाना पड़े उसके ऊपर। फ्री हैंड छोड़ना चाहिए सुरक्षा बलों को कि वो अपने तरीके से कार्रवाई कर सके। मगोत्रा जी, और अगर सुरक्षा बलों पे कोई चूक होती है तो दे कैन आल्सो बी टेकन टू द टास्क, पर उनको रोकना नहीं है, गलत काम करना है, टेक देम टू द टास्क। मगोत्रा जी। आशा जी, देखिए अभी जो ब्रिगेडियर साहब ने ये पूरा आपको एक ऑलमोस्ट पूरा सर्कल जो है वो बता दिया। मतलब ये है कि कुआं खोद रहे हैं अभी, हम जब आग लग गई है, तो ये तमाम चीजें अगर अभी ये लोग आइडेंटिफाई हो सकते हैं या अभी ये पकड़े जा सकते हैं, तो हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी जो पहले थी वो क्या कर रही थी वहां पर। अभी हम लोग जब आग लगी है तो कुआं खोदना शुरू कर रहे हैं, भाई आज 1500 आदमी पकड़े गए और उनमें से 150 की शनाख्त हो गई। ये 150 पहले हमारे आदमी क्या कर रहे हैं? एक्चुअली दिस गॉड हैज कम डाउन। हाँ जी, शांति हो गई है, सब कुछ। एक्चुअली पुलिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व, एज इट इज सेड, इसमें पुलिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व। आई विल से इट इज इवन द जुडिशरी, जैसा कि है हम देखते हैं। आई वॉज इन बारामूला 29 आवर आई वॉज कमांडिंग। हमारे पास बिल्कुल एक आदमी के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं, विद इन 24 आवर्स उस आदमी के लिए वाइट आ जाता है, और हम उसी आदमी से AK-47 निकाल के लाते हैं। सो व्हाट यू सेड इज वेरी करेक्ट, इंडिपेंडेंट उनको काम वो कर रहे हैं,
It is no this thing, but there should not be any tolerance. जो इंटरफेरेंस है वो हमको उसमें इन्वॉल्व नहीं मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ब्रिगेडियर दूसरी बात ये दिमान है कि कि ग्राउंड जीरो पर पुलिस की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपके इलाके में बाहर का कौन व्यक्ति आकर रह रहा है ये चिन्हित करना जरूरी रहेगा, क्योंकि सोर्सेस रहते हैं पुलिस के पास। ब्रिगेडियर दिमान, मगोत्रा जी एक सेकंड, लेट्स टेक आइसोलेटेड आप ले लीजिए, लेट्स टेक पहलगाम। अगर पहलगाम में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं तो उनकी उंगलियों पर होना चाहिए कि यहाँ पर दहशतगर्द लोग कौन हैं, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन लोग जो हैं। इवन इसमें जो अगर वहां पर घोड़े वाले हैं तो घोड़े वालों की भी 100% इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास शनाख्त होनी चाहिए। आज हम जब आग लग गई है तो हम कुआं खोदना शुरू किया है कि ढूंढो भाई कौन कौन से, और वो मिल रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं उनको हमने ढूंढा गया, ये कार्रवाई रोकी है। हर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक बारामूला, पट्टन, पहलगाम, गुलमर्ग, तमाम एरियाज में अपनी अपनी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोज एसएचओ के पास है। एंड एवरी एसएचओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन। उसके इलाके में कौन लोग जो हैं वो दहशतगर्द हैं, दे शुड बी अकाउंटेबल। ब्रिगेडियर दिमान, वो कह रहे हैं कि अगर घोड़े वालों की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, एक सेकेंड मगोत्रा जी, वो कह रहे हैं कि अगर घोड़े वालों की इन्वॉल्वमेंट आ रही है तो उनके लिए भी तो सिक्योरिटी को लेकर पूरी तरह से मापदंड होने चाहिए कि इन मापदंडों से आपको गुजरना है, उसके बाद आपको ये लाइसेंस या फिर आई कार्ड जो है वो इशू होगा और उसके बाद आप टूरिस्ट को लेकर जा सकते हैं। देखिए मैं एक मिनट दूंगा आपको ये समझाने के लिए कि जितनी भी इंटरनल सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की। पुलिस की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस में थाना क्षेत्र होते हैं जिसमें पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट मापा जाता है। हर एक थाना क्षेत्र के अंदर वहां पे पुलिस की बीट्स होती हैं और हर बीट के बीट कांस्टेबल होते हैं। तो ये एसओसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बीट कांस्टेबल जो वहां पे रोज पेट्रोलिंग करता है वो आके बताए किस घर में आज कौन गया, कौन आया, किसने क्या खाना खाया, ये तक पता होता है। और अगर कोई बाहर का आदमी आ रहा है वो कौन है और क्यों आया है, कितनी देर के लिए आया है, तो ये पुलिस को पता होना चाहिए। अब मैंने पर्सनली जाकर के नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों से बात की है, कुछ एसएचओ लेवल के लोगों का, एसपी लेवल लोगों से बात की है। वो कहते हैं सर आप ठीक कह रहे हैं, हमारी बीट्स होनी चाहिए और बीट कांस्टेबल भी प्रॉपर पेट्रोलिंग भी होनी चाहिए, परंतु पॉइंट ये है कि हमारे पास मैन पावर कहाँ है। मैंने कहा अगर आपके पर्टिकुलर एरिया में 100 कांस्टेबल की जरूरत है तो आपको 100 क्यों नहीं मिले, गवर्नमेंट देगी आपको। बोलते हैं सर कागज केवल गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, बट ऑन ग्राउंड कहाँ है, वो लोग कहाँ हैं? वो लोग सारे जाकर के आईएएस आईपीएस ऑफिसर के घरों के बाहर खड़े हैं। दिनेश जी, ठीक है ब्रिगेडियर दिमान, ठीक है दिनेश जी, जिस तरह से पीएम ने कहा कि भारत का युवा है, दुनिया में आप देखिए उसका नजरिया बदल रहा है, उसके बाद स्पेस सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर में भी आप देखिए किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। तो ये चीज़ें आतंकियों से नहीं सहन हो रही हैं कि किस तरह से अमन और शांति कश्मीर के अंदर बन रही थी, बस उसी में खलल डालने की कोशिश हो रही थी। और दूसरा ये कि रिक्रूटमेंट को लेकर ब्रिगेडियर दिमान बात कर रहे हैं कि रिक्रूटमेंट भी होनी चाहिए, नंबर सिर्फ कागज में दिख रहा है, ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है। देखिए आशा जी, जैसे मैंने पहले कहा कि अब जो हो चुका है अब तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। पर ये बात ये है कि कभी भी एक, जैसे मीडिया में भी चल रहा है, सच भी है, टेररिस्ट और कश्मीर आवाम के बीच जो टूरिस्ट सेक्टर के लोग हैं उनके बाद अनडिक्लेयर एग्रीमेंट था कि हम कभी टूरिस्ट पे अटैक नहीं करेंगे। आपने देखा कि टूरिस्ट पे कभी अटैक हुआ नहीं, अमरनाथ यात्रियों पे अटैक हुआ, लेकिन टूरिस्ट पे कोई रेयर ऐसा इंसिडेंट हुआ। अब ये उन्होंने इसको वायलेट किया है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस भी पूरी सरप्राइज है कि ऐसा टूरिस्ट पे अटैक क्यों हुआ। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अब जो हो चुका है अब आगे का सोचना है। अगर जब तक जैसे पाकिस्तान में अगर प्रवोक होता है तो कश्मीर के अंदर जो लोग प्रवोक कर रहे हैं अब उनके खिलाफ एक्शन लेने का टाइम आ गया। आपने, मैं वॉलंटरी कह रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोकसभा मेंबर हैं उन्होंने जो कहा कि टूरिज्म मीन्स कल्चरल एग्रेशन, जो स्टेटमेंट उनकी थी कुछ ऐसे लोगों की स्टेटमेंट थी। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा मेंबर हैं आगा राहुल्ला, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि कश्मीर एंड कश्मीरीज आर बीइंग कलेक्टिवली पनिश्ड। मतलब जो एक्शन ले रही है सरकार, जो क्रैकडाउन, उसको कह रहे हैं कि कश्मीर और पूरे कश्मीरी आवाम को पनिश किया जा रहा है। ऐसे अगर जो पॉलिटिशियन प्रवोक कर रहे हैं सरकार को, तो सरकार को डिफरेंट फ्रंट्स पे काम करना पड़ेगा। सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना काम करना पड़ेगा, लेकिन सरकार को ऐसे एलिमेंट्स पे भी चेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इनको फ्रीडम देंगे तो ये प्रवोक करेंगे लोगों को और स्थितियां और खराब होगी। लेकिन दिनेश जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, ये कितना जनता की भलाई जानते हैं और करते हैं?
ये आपसे ज्यादा बेहतर तो कोई नहीं जानता है, ग्राउंड पर भी आपने रिपोर्ट किया है, बहुत बेबाकी के साथ लिखा भी है। जिस तरह से ये प्रवोक कर रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को बेफूल कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इमोशनल इश्यूज रैकअप करके। इस समय जब सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये चाहिए था, अगर केंद्र सरकार ये कह रही है कि सबको मिलकर चलना चाहिए, तो आप जो केंद्र सरकार जो सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर में कदम उठा रही हैं, आप उस पर क्वेश्चन रेज कर रहे हो। आप इसको कह रहे हो कि पूरे कश्मीरी आवाम को, पूरे कश्मीर को कलेक्टिवली पनिश किया जा रहा है, उनको पनिशमेंट दी जा रही है। तो मतलब फिर समझ लिया जाए ना दिनेश जी कि हवा देने की बात तो ये रीजनल पार्टीज ही कर रही हैं, जिस तरह से बयानबाजी इनकी हो जाती है। आज देखिए, आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर की सेम पेज पे आ गई हैं। इसको जो क्रैकडाउन शुरू किया उसके खिलाफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी पॉलिटिकल पार्टी सेम पेज पे आ गए। अगर आप सब पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से करेंगी तो हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर आपने सिर्फ वोट बैंक देखना है, अपना वोट देखना है कश्मीर में, तो फिर ये वार अगेंस्ट टेररिज्म नहीं लड़ सकते। इसलिए सरकार को भी चाहिए, सरकार को इन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर थोड़ी लगाम लगानी चाहिए, इनके स्टेटमेंट के ऊपर, इनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। अगर ये लोग प्रवोक करते हैं तो इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी जुड़ने के लिए, ब्रिगेडियर दिमान धन्यवाद, और एसके मगोत्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल जाते जाते दिनेश जी ने छोड़ दिया है कि जो रीजनल पार्टियां एक पटल पर इस वक्त आ गई हैं और एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं कश्मीर के अंदर, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी पर भी और उन लोगों पर भी जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो गलत तरीके का नैरेटिव यहां कश्मीर के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आतंकवाद से पूरा देश जूझ रहा है और दूसरी तरफ अगर राजनीतिक पार्टियां इस तरह से बयानबाजी करती हैं तो सबसे पहले ऐसे लोगों पर ही कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद दुश्मन के इस तरह से दांत खट्टे होने चाहिए कि दोबारा वो नजर उठा के देख ही ना पाए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।